Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Hello students, welcome to EduRise India. I am Dr. Sanjay Kumar Sharma, your biology faculty. Today we are going to discuss about the direct and indirect inheritance, about the Mendelism and Mendel's experimental technique. Students, आज का क्लास थोड़ा थियोरेटिकल है. अब हम स्टार्ट करें. जेनेटिक्स प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस किया था. जेनेटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स है क्या, और आज हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या है. अर्ली कंसेप्ट ऑफ द जेनेटिक्स. आपका जो अर्ली व्यू था जेनेटिक्स के बारे में कि इनहेरिटेंस इज डायरेक्ट, इनहेरिटेंस डायरेक्ट है. तो इनहेरिटेंस इज डायरेक्ट, दैट इज इन्वॉल्व्स डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. देखिए, आज के इनहेरिटेंस के बारे में आप पढ़े हो, आप जानते हो कि आज हम ये बात जानते हैं कि जीन का कंसेप्ट लाए हैं और जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम. जीन्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं, ठीक है. और जीन कोई भी कैरेक्टर को कंट्रोल, कैरेक्टर बोलो या ट्रेट बोलो, इसके लिए आपके बॉडी में जीन है जो आपके बॉडी में कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है. और जीन किसके ऊपर है? क्रोमोसोम के ऊपर है. और मूवमेंट जो होता है, मियोसिस होता है, जब सेग्रीगेशन होता है तो क्रोमोसोम मूव करते हैं, जिसके कारण जीन का मूवमेंट होता है. जीन का डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं होता, थ्रू क्रोमोसोम जा रहा है. तो आज का जो इनहेरिटेंस है वो इनडायरेक्ट इनहेरिटेंस है. मेंडल ने एक्सप्लेन किया था इनडायरेक्ट इनहेरिटेंस को थ्रू पर्टिकुलर फैक्टर. दैट फैक्टर इज नाउ कॉल्ड, इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी इट इज कॉल्ड जीन. आप उसको आज जीन कहते हो. उसका जो फैक्टर था वो हाइपोथेटिकल था. सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं अर्ली व्यू की, बिफोर द मेंडल, ठीक है. जो फिलोसफर्स थे, डार्विन थे, स्वामरडैम थे, वो जेनेटिक्स के बारे में या इनहेरिटेंस के बारे में क्या कहते थे, क्या कंसेप्ट देते थे, या क्या उनकी जानकारी थी. तो उनका जानकारी था कि इनहेरिटेंस जो है वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट इनहेरिटेंस है. कैसे? तो पहला कंसेप्ट ऑफ पेंजेनेसिस जो डार्विन का दिया हुआ था, ठीक है. अकॉर्डिंग टू डार्विन, हेरिडिटी वाज सपोज्ड टू बी ड्यू टू द ट्रांसमिशन ऑफ स्पेसिफिक पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड जेम्यूल्स, जिसको आप पेंजीन भी कहते हो. उसके अनुसार, डार्विन के अनुसार क्या था कि ये दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डायरेक्ट इनहेरिटेंस. उसके लिए था कि हेरिडिटी जो है ड्यू टू द ट्रांसमिशन ऑफ स्पेसिफिक पार्टिकल, दैट इज जेम्यूल्स. मतलब उसका कहना था डार्विन का कि ये आपका जितना भी बॉडी पार्ट्स या सेल्स हैं, ठीक है, इसका अपना जेम्यूल या पेंजीन होता है. दिस इज द माइन्यूट इनविजिबल पार्टिकल सर्कुलेट इन द ब्लड. तो हर सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये पार्टिकल है, जेम्यूल है या पेंजीन है, जो ब्लड में सर्कुलेट करता है और थ्रू द ब्लड, ठीक है, ब्लड के द्वारा ये गैमीट में आता है, गैमीट के द्वारा ये जायगोट में पहुंचता है और जायगोट से ये ऑर्गेनिज्म में आता है. जायगोट डेवलप करेगा तो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा. तो ये डायरेक्ट ये जो पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी, जिसको उसने कंसीडर किया था, उसने माना था कि पार्टिकल है, ठीक है, वो डायरेक्ट उसका फ्लो हुआ था किसमें? जायगोट तक. डायरेक्ट पार्टिकल खुद आया, कोई लेके नहीं आया उसको. लेकिन आज का इनहेरिटेंस क्या है? आज का मॉडर्न इनहेरिटेंस में क्या है? इनडायरेक्ट. क्यों? जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम. जीन खुद नहीं जा रहे हैं, क्रोमोसोम का मूवमेंट हो रहा है, जिसके कारण जीन का मूवमेंट हो रहा है, फ्लो हो रहा है. अब देखो कि
जेम्यूल क्या है? स्पेसिफिक पार्टिकल्स कैरिंग इंफॉर्मेशन। क्या कैरी कर रहा है? इंफॉर्मेशन कर रहा है, कैरी। तो ये इंफॉर्मेशन, हर सेल का इंफॉर्मेशन इसके पास है। जब ये जायगोट में सभी जेम्यूल्स आ गए तो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन वो क्या करेंगे? डेवलप करेंगे। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म का जायगोट है, ठीक है, वो उसी के ना पैटर्न पर डेवलप करेगा। पहले ये तो लोगों को ये बड़ा आश्चर्य होता था कि भाई अगर ये ह्यूमन का जायगोट है तो ह्यूमन का शेप कैसे ले रहा है, या कैटल्स का जायगोट है तो कैटल का शेप कैसे ले रहा है। तो इसका कहना था, आप ये भी मान सकते हैं, रफली एक कंसीडर कर सकते हैं कि ये पार्टिकल जो है ये तरह का ये नक्शा है इसका, हर सेल का, हर बॉडी पार्ट्स का नक्शा ये है। और जब ये जायगोट में आता है तो जायगोट का जब डेवलपमेंट होता है तो अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग ऑफ दैट सेल उसके नक्शे के अनुसार डेवलप करता है, इसलिए उसी का शेप ले लेता है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ डायरेक्ट इनहेरिटेंस। तो पहला कंसेप्ट स्टूडेंट्स डार्विन का था। इसके बाद, ठीक है, देखो, जेम्यूल्स माइन्यूट स्पेसिफिक पार्टिकल कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचा एंड थ्रू द गैमिट, और गैमिट के द्वारा दे गेट ट्रांसमिटेड टू द जायगोट, थ्रू द गैमिट दे ट्रांसमिटेड टू द जायगोट। मतलब जो पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी के लिए वो खुद जायगोट तक गया, उसको कोई ले नहीं गया। दैट इज द इनहेरिटेंस इज डायरेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट आपका है सेकेंड थ्योरी जो है वो प्री फॉर्मेशन थ्योरी, श्वामरडेम का दिया हुआ है। इनका कहना था कि सेक्स सेल्स कंटेन प्री फॉर्म्ड एम्ब्रियो। क्या रखते हैं? या सेक्स सेल्स कंटेन प्री फॉर्म्ड एम्ब्रियो, दैट इज मिनिएचर ऑफ द एडल्ट। जैसे इसका कहना था, जैसे मान लो स्पर्म है, ये स्पर्म है, तो स्पर्म के हेड में पहले से, जैसे ये ह्यूमन का स्पर्म है तो उसमें पहले से ह्यूमन का छोटा रूप, दैट इज लिटिल मैन, ये पहले से प्रेजेंट होता है। ठीक? और जब ओवा से यह मिलेगा, दैट मीन्स इसको सॉइल मिल गया, तो ये जब डेवलप होगा तो ये छोटा होमनकुलस पहले से है, वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो ह्यूमन का ही शेप में आएगा। होमनकुलस इसका नाम दिया गया, जिसका नाम था मिनिएचर ऑफ द मैन या एक लिटिल मैन कहते हैं। माने जिस भी ऑर्गेनिज्म का ये स्पर्म होगा उसका छोटा रूप इसमें पहले से प्रेजेंट रहेगा। ये सब प्रीवियस कंसेप्ट थे, अर्ली कंसेप्ट थे। और जब मेंडल आया तो मेंडल एस्टैब्लिश जेनेटिक्स एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। आज के जेनेटिक्स में फर्स्ट यू डू द एक्सपेरिमेंट एंड सी द रिजल्ट, देन से समथिंग। पहले आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, रिजल्ट उसका देखना पड़ेगा, और उसके बाद कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि ये मैटर क्या है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मेंडल लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स का फाउंडेशन जो है क्रिएट किया था मेंडल ने। प्रीवियस कंसेप्ट हमने इसलिए बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि डायरेक्ट इनहेरिटेंस और इनडायरेक्ट इनहेरिटेंस आखिर है क्या। और अब हम स्टार्ट करते हैं मेंडल के बारे में। हम मेंडल के टेक्निक के बारे में बात करेंगे, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। पहले हम मेंडल के बारे में समझते हैं कि मेंडल को आप कहते हो फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि मेंडल लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की न्यू, मॉडर्न जेनेटिक्स की न्यू ही मेंडल ने रखा है। मेंडल एक्सप्लेन इनडायरेक्ट इनहेरिटेंस थ्रू पर्टिकुलर फैक्टर। एक सर्टेन फैक्टर को कंसीडर किया, फैक्टर उसका हाइपोथेटिकल था, उससे वह इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया। मेंडल एस्टैब्लिश जेनेटिक्स एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। मेंडल ने जेनेटिक्स को एक्सपेरिमेंटल साइंस के रूप में ढाला और इस बात को बताया कि जेनेटिक्स में पहले फर्स्ट यू डू द एक्सपेरिमेंट एंड सी द रिजल्ट एंड देन से समथिंग। उसके पहले आप कुछ नहीं बोलिए। ठीक है? जैसे मान लो अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि अच्छा बताओ, ब्लैक माइस है और व्हाइट है, उसका क्रॉस कराए तो F1 जनरेशन, जो पहला जनरेशन होगा, फर्स्ट पीरियड जनरेशन में, वो ब्लैक होगा कि व्हाइट होगा। तो ये जेनेटिक्स से नहीं बता सकते हो। जेनेटिक्स भविष्यवाणी नहीं करता है।
जेनेटिक्स क्या बताएगा? फर्स्ट यू डू द एक्सपेरिमेंट, आप क्रॉस कराओ और रिजल्ट देखो। अगर ये ब्लैक आया, देखा आपने कि ब्लैक आया, ठीक है, इसके बाद जेनेटिक्स का काम शुरू होता है। फिर आपने क्रॉस कराया, फिर देखा ब्लैक आया, कई जनरेशन तक क्रॉस करा रहे हो, ब्लैक बार बार आ रहा है, तब जेनेटिक्स का कंसेप्ट शुरू होता है। तब आप कहते हो कि ब्लैक लगता है, इट सीम्स दैट ब्लैक इज डोमिनेंट ओवर द व्हाइट। डोमिनेंस का कंसेप्ट लाए, क्रॉस करने के बाद कंसेप्ट लाए, पहले नहीं लाए। हाइपोथेटिकल नहीं है, एक्सपेरिमेंटल साइंस है। तो ये मेंडल के बारे में कुछ पॉइंट्स जो है आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। फर्स्ट है कि लेट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स सजेस्टेड इनडायरेक्ट इनहेरिटेंस टू द पर्टिकुलर फैक्टर्स। उसका फैक्टर्स जो था, वो फैक्टर क्या था बाबू? फैक्टर क्या था? हाइपोथेटिकल था। इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी इसको आप आज के टर्म में जीन कहते हो। और Establish genetics as an experimental science, आपको हमने बताया कि जेनेटिक्स को एक्सपेरिमेंटल साइंस के रूप में एस्टैब्लिश किया। उसके बाद यूज मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमिनन। सबसे पहले मैथमेटिक्स को यूज किया, मैथमेटिकल एनालिसिस किया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया, और बायोलॉजिकल फिनोमिनन को डील करने के लिए उसने मैथमेटिकल एनालिसिस किया। वो मैथमेटिकल एनालिसिस मैथमेटिक्स के बारे में बताया। Used mathematics to explain the biological phenomenon. Applied computational method in biology. Use symbol to represent the factor. उसने फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज किया, जैसे आप कहते हो टी टॉल के लिए, डॉट के लिए स्मॉल टी जो जीनोटाइप लिखते हो। तो हम लोग मेंडल्स के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए कि मेंडल लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, एस्टैब्लिश जेनेटिक्स एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। जेनेटिक्स उसने क्या कहा? एक्सपेरिमेंटल साइंस के रूप में एस्टैब्लिश किया। और क्या क्या? सजेस्टेड इनडायरेक्ट इनहेरिटेंस टू द पर्टिकुलर फैक्टर्स। उसके बाद अप्लाइड कंप्यूटेशनल मेथड इन बायोलॉजी, यूज सिंबल इन बायोलॉजी। ये मेंडल्स का के बारे में हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब आपको हिस्ट्री याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज आपको यहां सिर्फ आपको दिमाग में रखने की जरूरत है कि 1856 टू 1863 में मेंडल्स का ड्यूरेशन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, मेंडल्स ने ड्यूरेशन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट 1856 से 1863 तक ड्यूरेशन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट किया, और उसको 2 साल लगा। एक्सपेरिमेंट के बाद जो डेटाज आए उसको समराइज करने में, उसका एनालिसिस करने में उसको 2 साल लगा। देन 65 में अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट, और 66 में पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट पब्लिश करवाया। और उसका पेपर का टाइटल जो टाइटल हुआ वो एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, और 1884 में मेंडल्स का डेथ हुआ। आपको ये मैटर हमेशा थोड़ा सा माइंड में रखना है, क्योंकि इससे एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जरूरी नहीं है कि मेंडल कब मरा, मेंडल का जन्म कब हुआ, लेकिन ये जरूरी है। नेक्स्ट है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल का जो पेपर था वो जर्मन में था, और जर्मन इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, तो लोग उसकी बात को ठीक से समझ नहीं पाए। अदर यूरोपियन कंट्री के साइंटिस्ट, बेटसन जो है was the first who translated मेंडल्स पेपर into इंग्लिश, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। जब लोग तक बातें पहुंची तो मेंडल के लॉ को फिर से रिडिस्कवर किया गया इन 1900 बाय 3 इमिनेंट बायोलॉजिस्ट। ये कार्ल कॉरेन थे, और ह्यूगो डिवरीज थे, और सरमैक थे। ये तीनों ने मेंडल्स के लॉ को रीडिस्कवर किया 16 इयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ मेंडल, 16 साल के बाद, और देखा कि मेंडल सही था।
उसका फंडामेंटल्स, जो लॉ ऑफ जेनेटिक्स फंडामेंटल्स जो कंसेप्ट था इनहेरिटेंस के बारे में, वो सही था। उसके बाद विलियम बैटसन वाज द फर्स्ट टू हैव मेंडल्स पेपर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। अब है द प्लांट सिलेक्टेड फॉर द एक्सपेरिमेंट। ये पी प्लांट को सिलेक्ट किया, पाइसम सटाइवम। तो क्वेश्चन है व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो देखिए जेनेटिक्स में जब कोई आप एक्सपेरिमेंटल सैंपल लेते हैं तो उसका शॉर्ट लाइफ साइकिल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक जनरेशन से कंक्लूजन नहीं निकलेगा। अगर आप सपोज करो टॉल को ड्वार्फ से क्रॉस कराए और ये प्लांट टॉल आ रहा है, फिर एक ही जनरेशन में आप ये नहीं कह सकते हो टॉल इज डोमिनेंट टू ड्वार्फ। ठीक है, कई जनरेशन तक आप क्रॉस कराओगे और बार बार ये टॉल आ रहा है, देन आप कंक्लूजन निकालोगे इट सीम्स दैट, ठीक है, टॉल इज डोमिनेंट ओवर द ड्वार्फ। कई जनरेशन तक क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आप किसी का लाइफ साइकिल लंबा होगा, अगर किसी का लाइफ साइकिल लंबा है, तब शॉर्ट ड्यूरेशन में मेनी जनरेशन का स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो जेनेटिक्स का पहला बात है कि जिस भी एक्सपेरिमेंटल सैंपल लेते हैं तो उसमें आपका लाइफ साइकिल क्या होना चाहिए? शॉर्ट लाइफ साइकिल, शॉर्ट लाइफ साइकिल। सेकेंड, फ्लावर बाइसेक्सुअल। फ्लावर बाइसेक्सुअल का फायदा क्या है कि इसमें आप सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। फ्लावर बाइसेक्सुअल है। अब देखो इस कंसेप्ट पर हम एक आपको बात बताते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछे कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटिंग और क्रॉस कैन बी मेड बाय ए सिंगल पेयर ऑफ फैक्टर। अगर हम सिंगल पेयर फैक्टर लें तो आप कितने तरह से, कितने टाइप्स के क्रॉसेस करा सकते हैं, कितने टाइप्स का मैटिंग करा सकते हैं। तो सब सिंगल पेयर ऑफ फैक्टर, इसका जीनोटाइप ए लिख सकते हो, कैपिटल ए, स्मॉल ए लिख सकते हो, और स्मॉल ए लिख सकते हो। तो सिंगल पेयर ऑफ फैक्टर से आपने जीनोटाइप कितना बनाया? 3। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने टाइप्स के क्रॉस आप करवा सकते हो। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन है। तो आप ये कर सकते हो, आप देखो कि अगर हम इसका ये कैपिटल ए क्रॉस, अगर इसका सेल्फ कराए कैपिटल ए, तो एक टाइप का क्रॉस हुआ। फिर इस टाइप से इसका इसके साथ क्रॉस कराए तो सेकेंड टाइप हो गया। फिर इस फैक्टर का इस जीनोटाइप वाले का इसके साथ क्रॉस कराएं तो 3 टाइप्स का तो यहां हो गया। अब इसमें आ जाइए, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका क्रॉस इसी के साथ, दैट इज सेल्फिंग, और इसका इसके साथ मैटिंग कराइए, ये सेकेंड टाइप। 2 टाइप हुआ इसमें, 2 टाइप्स ऑफ क्रॉस हुआ ऐसा। और फिर ये अब स्मॉल ए क्रॉस स्मॉल ए एक ही टाइप होगा, ये आपका सिंगल टाइप होगा। तो टोटल कितना हुआ? 6। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटिंग या क्रॉसेस कैन बी मेड बाय सिंगल पेयर ऑफ फैक्टर? तो आंसर विल बी 6। और जेनेटिक्स में यह भी एक फायदा है कि आप चाहें तो आप जब किसी चीज का स्टडी करें, एलोबरेटेड स्टडी करें, उसके बाद कंक्लूजन के तौर पर हम उसको छोटे टर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं। उसका कंक्लूजन निकाल के कुछ ना कुछ एक सर्टेन रूल डिराइव कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम। इसकी खासियत है जेनेटिक्स की।
जब हम आपको क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हमने आपको एक एलैबोरेटेड वे में भी ले जाएंगे, एक शॉर्टकट तरीके से भी ले जाएंगे। अब देखो इसको हम शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करते हैं। हम लोग जीनोटाइप इसका 3 है। अगर सिंगल पेयर ऑफ फैक्टर लेके चलते हैं तो जीनोटाइप मेरा 3 जीनोटाइप बनता है। तो हम जीनोटाइप के लिए G इज इक्वल टू 3 टू द पावर n कर दें। अगर 1 पेयर ऑफ फैक्टर लेके चले हैं तो 3 टू द पावर 1 3 रह जाएगा। 2 पेयर फैक्टर लेके चलेंगे तो G टू द पावर 3 टू द पावर 2 रह जाएगा, 9 हो जाएगा। इसमें क्या है कि आपको 1 पेयर ऑफ फैक्टर पूछे, 2 पेयर्स ऑफ फैक्टर पूछे, 3 पेयर्स ऑफ फैक्टर पूछे तो आपको तोड़ के जीनोटाइप लिखना नहीं पड़ेगा। अब यह है कि टाइप्स ऑफ मैटिंग या क्रॉसेस m इज इक्वल टू हाफ इंटू जी स्क्वायर प्लस जी कर देते हैं। तो हाफ इंटू जी तुम्हारा कितना है, क्योंकि 1 है सिंगल पेयर फैक्टर, जीनोटाइप कितना मेरा 3 है, 3 टू द पावर 1 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 स्क्वायर प्लस 3 हो गया और ये हो गया 12/2 इज इक्वल टू 6 विल बी द आंसर। ये खासियत है जेनेटिक्स की। आज का तो क्लास थोड़ा थियोरेटिकल है, लेकिन उसके बाद के जितने भी मेरे वीडियो लेक्चर्स होंगे वो कंसेप्चुअल होगा और उसमें प्रॉब्लम्स का भी डिस्कशन होगा और कंसेप्ट भी डिराइव करेंगे। अब मान लो कि तुमसे 2 पेयर्स ऑफ फैक्टर दे दे, तो 2 पेयर्स ऑफ फैक्टर तो 3 टू द पावर 2, जीनोटाइप आपका हो जाएगा 3 टू पावर 2 इक्वल टू 9। तो यहां टाइप्स ऑफ मैटिंग या क्रॉस इज इक्वल टू हाफ इंटू 9 स्क्वायर प्लस 9 दैट इज 90/2 दैट इज 45। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये हमने आपको बता दिया। अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे व्हाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट इज द शॉर्ट लाइफ साइकिल, सेकंड इज द फ्लावर बाइसेक्सुअल है। फ्लावर बाइसेक्सुअल का फायदा है, आप सेल्फ पोलिनेशन भी करा सकते हो, क्रॉस पोलिनेशन भी करा सकते हो, ठीक है। अगर बाइसेक्सुअल है, फ्लावर में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो आप चाहोगे तो इसी से मेल से इसी को फीमेल क्रॉस करा सकते हो, चाहोगे तो आप क्रॉस पोलिनेशन भी करा सकते हो। नेक्स्ट है इट हैज मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। इस प्लांट में जैसे ट्रेट या कैरेक्टर्स 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो आप कह रहे हो ये ट्रेट, ट्रेट मींस इनहेरिटेड कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेट। जैसे हाइट है, हाइट के जीन का इनहेरिटेंस हो रहा, ठीक है, और जिसका वेरिएंट हो, इट हैज वेरिएंट टू, वेरिएंट भी होना चाहिए। जैसे आपने कहा हाइट, मेंडल ने जैसे हाइट एक करेक्टर लिया और इनहेरिटेड करेक्टर अगर होगा तो ट्रेट होगा, और इसका हाइट में टॉल भी है और ड्वार्फ भी है, और ये दोनों जो हुआ ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है, दे आर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। हाइट इज द करेक्टर, और चूंकि ये करेक्टर इनहेरिटेड है तो हम उसको ट्रेट कहेंगे। तो फिर टॉल और ड्वार्फ क्या है, दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ आर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। अब कोई जरूरी नहीं है कि ट्रेट को हम नेकेड आई से ही देख सके वही ट्रेट होगा। जैसे आप कह रहे हो टॉल एंड ड्वार्फ, रेड एंड व्हाइट, these contrasting traits, ठीक है, कैन बी सीन बाय नेकेड आई, लेकिन हम उसको भी ट्रेट मानेंगे जो नेकेड आई से नहीं दिख रहा है। वी रिक्वायर स्पेशल टेक्निक फॉर आइडेंटिफिकेशन, दैट इज ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप इज आल्सो ए कैरेक्टर, इज आल्सो ए ट्रेट, लेकिन वो तो नेकेड आई से नहीं दिख रहा है, उसको तो वी रिक्वायर स्पेशल टेक्निक फॉर आइडेंटिफिकेशन, वो भी ट्रेट है। हम लोग आगे और अच्छा से डिस्कस करेंगे इस मैटर पर और जाएंगे। इसीलिए देखिएगा यहाँ पर भी एक बेसिक कंसेप्ट दे दें। अगर हाइट है, ठीक है, इसका 2 फॉर्म है, तो अगर
उसी तरह से एक कैरेक्टर का जितना भी फॉर्म होगा उसमें उतना ही एलील्स होंगे। हम जिन एलील के बारे में आप डिस्कस करेंगे थोड़ा देर में, हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे हाइट का दो फॉर्म है, टॉल एंड ड्वार्फ, ठीक है, तो इसमें दो ही एलील होगा। ड्रोसोफिला है फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई, इसमें जो आई कलर है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसमें 7 आई कलर्स हैं पॉपुलेशन में। तो आई कलर इज द कैरेक्टर, और इसमें 7 आई कलर्स हम देखेंगे। तो एक कैरेक्टर का जितना भी फॉर्म्स हुआ, इसमें 7 आई कलर्स हैं, तो आई कलर इज द कैरेक्टर, उसके 7 रूप हैं, 7 फॉर्म्स हैं उसमें, इसलिए उसमें 7 एलील्स होंगे पॉपुलेशन में। लेकिन एक ड्रोसोफिला में एक सिंगल इंडिविजुअल चूंकि डिप्लॉयड होता है, वो चूंकि डिप्लॉयड होगा इसलिए उसमें 2 ही एलील होंगे सिंगल इंडिविजुअल में, लेकिन पॉपुलेशन में कितना होगा, 7 एलील्स होगा। तो ये हम जीन और एलील का कंसेप्ट सेकंड, इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे, जेनेटिकल टर्म्स को समझेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर होगा। अब देखो, द नंबर ऑफ सीड पर प्लांट इज हाई, पी प्लांट में नंबर ऑफ सीड ज्यादा है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस पॉसिबल है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज कैन ग्रोन, और यहां पर स्टेटिस्टिकल एनालिसिस पॉसिबल है, हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, और इससे कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं, और इजी टू कल्टीवेट, आसानी से इसको कल्टीवेट भी कर सकते हैं। ये पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि शॉर्ट लाइफ साइकिल है, फ्लावर बाइसेक्सुअल है ना, मेनी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मेंडल ने 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स का स्टडी किया था, और मेंडल ने उसी ट्रेड को कंसीडर किया था, उसी ट्रेड को कंसीडर किया था जिस ट्रेड को आप इजीली डिस्टिंग्विजिबल फॉर्म हो, उसका आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकें। जैसे रेड है, वाइट है, टॉल है, ड्वार्फ है। ऐसा नहीं है कि रेड है तो आपका रेड है, मीडियम रेड है, लाइट रेड है, वेरी लाइट रेड है, तो नो, क्लियर कट कैटेगरीज ही मेंडल ने लिया था। ये जो आपका जेनेटिक्स में जाएगा, रेड, मीडियम रेड, लाइट रेड, माने स्मॉल डिफरेंसेस जो है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। रेड है, कितना रेड, क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ रेड पिगमेंट की बात हो रही है, तो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में जाएगा, जिसकी जेनेटिक्स को हम अलग वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। मेंडल क्वालिटेटिव है, वो रेड होगा नहीं तो व्हाइट होगा, क्लियर कट कैटेगरीज की हम अभी बात कर रहे हैं, टॉल होगा नहीं तो ड्वार्फ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखें, ये आपका ये एनसीईआरटी का ही, आपका एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड स्टडीड बाय मेंडल्स इन पीस। ये आपको एकदम मेमोरी में रखना पड़ेगा कि 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, और मेंडल फोकस्ड अटेंशन दोस ट्रेड दैट एग्जिस्ट इन 2 डिस्टिंग्विजिबल फॉर्म। ये अभी हमने आपको बताया कि उसी कैरेक्टर को, उसी ट्रेड को, ठीक है, वो लिया था मेंडल ने, ठीक है, कंसीडर किया था मेंडल ने, जिसको आसानी से डिस्टिंग्विश 2 फॉर्म में कर सकते, क्लियर कट कैटेगरीज करने का मतलब है, ठीक है। जीन्स स्टडीड बाय मेंडल आर लोकेटेड ऑन द 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, और उसके जीन 4 क्रोमोसोम पर ही लोकेटेड हैं, 7 पेयर्स पर लोकेटेड नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ लिंकेज का कंसेप्ट था, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लिंकेज में डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को हम लोग, ठीक है। जीन्स स्टडीड बाय मेंडल आर लोकेटेड ऑन 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, दीज क्रोमोसोम्स आर 1, 4, 5 एंड 7th। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन जो है वो 4th पर था, 3 था, ठीक है। ये आपको हम देखिए, मेंडल का कहना था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इंडिपेंडेंट के लिए जीन मस्ट बी लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। मेंडल का यह भाग्य था कि उसने उस करेक्टर को नहीं, 2 करेक्टर को नहीं लिया, या मोर देन 2 करेक्टर्स नहीं लिया जो एक ही क्रोमोसोम पर थे। अगर ऐसा किया होता, अगर वह ऐसा लिया होता एक्सपेरिमेंट में, तो ही वुड हैव टू मॉडिफाई हिज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट,
उसको इंडिपेंडेंट ऑफ सेटमेंट को मॉडिफिकेशन करना पड़ता, ठीक है। लेकिन मेंडल ने उसी को लिया जो डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम पर था, जो हम लोग जब क्रॉस पढ़ेंगे तो उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे इस बात को, ठीक है। और नेक्स्ट जो आपका है मेंडल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। मेंडल के एक्सपेरिमेंट का टेक्निक क्या है? सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट। मेंडल का देखिए, आपको पैटर्न पूरे जेनेटिक्स में, चाहे मेंडेलियन पर है चाहे नॉन मेंडेलियन पर है, पैटर्न मेंडल का ही फॉलो करना है आपको। जैसे आप पेरेंटल जो है प्योर लेंगे, जैसे आपने टॉल लिया और ड्वार्फ लिया, ठीक है, तो पेरेंटल ऑलवेज प्योर लेंगे, होमोजाइगस लेंगे, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। आपका F1 जो बनेगा वो हाइब्रिड बनेगा, ठीक। और इसका सेल्फिंग कराएंगे F1 में, तो हम F2 जनरेशन निकालेंगे और F2 जनरेशन में हम रेशियो देखेंगे। यह पैटर्न है मेंडल का। इस पैटर्न को चाहे कोई भी क्रॉस कराएंगे, पैटर्न नहीं फॉलो होगा आपका, पेरेंटल हमेशा प्योर होगा। अगर आप सपोज करो कि रेड लिया, क्रॉस व्हाइट फ्लावर से कराया, ठीक है, तो ये रेड कैपिटल आर पेरेंटल मस्ट बी प्योर, ठीक है। तो F1 हाइब्रिड बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, और F2 में इसका F2 मतलब सेल्फिंग, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर, तो देन F2 रेशियो आपको निकालना है। हाँ, ये हो सकता है कि ये जो F1 है इंटरएक्शन चेंज हो जाए। जैसे ये रेड डोमिनेंट है, तो कैपिटल आर अगर डोमिनेंट है तो ये F1 रेड होगा। ये कोई जरूरी नहीं कि F1 हमेशा डोमिनेंस से शो करेगा, अदर कंसेप्ट भी है, हम लोग पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस पढ़ेंगे, नॉन मेंडेलियन। मेंडल ने कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस दिया था। इंटरएक्शन यहां चेंज हो सकता है कि रेड और व्हाइट क्रॉस करा पिंक हो जाए, इंटरएक्शन चेंज होगा, रेशियो चेंज हो सकता है, अल्टरेशन होगा, लेकिन पैटर्न मेंडल का ही फॉलो होगा, फंडामेंटल है वो। इस बात को ध्यान में रखना है। पहला देखिए सिलेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट। आप प्योर प्लांट का सिलेक्शन हम करेंगे कैसे, ठीक है। अब देखो, आप जो सिलेक्शन करते हो, सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन डोमिनेंट एक ये, और सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन रिसेसिव, ये रिसेसिव प्लांट है, इसका सिलेक्शन करेंगे कैसे हम। इसके लिए प्योर लाइन, आप मार्केट से कुछ सीड ले लो, मटर का कुछ सीड्स ले आओ, ठीक। उसको आप रैंडम सीड्स है, आपको नहीं पता कौन टॉल का है कौन ड्वार्फ का है, ठीक है। आप उसको जो है फील्ड में स्कैटर्ड कर दो, सोन कर दो, उसको बो दो। जब प्लांट ग्रो करेगा तो उसमें से जो टॉल का सीड होगा वो प्लांट टॉल हो जाएगा, और जो ड्वार्फ का होगा ड्वार्फ हो जाएगा। तो सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन रिसेसिव ये टिपिकल नहीं है, क्योंकि अगर ड्वार्फ है और ड्वार्फ का क्रॉस आप ड्वार्फ से करवा रहे हो, ड्वार्फ का क्रॉस फिर ड्वार्फ से करा रहे हो, सेल्फिंग करा रहे हो, तो ये ड्वार्फ ही आएगा, क्योंकि रिसेसिव है, रिसेसिव का एक ही जीनोटाइप होता है। लेकिन प्रॉब्लम है टॉल में, ये जो टॉल हुआ ये कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है, इसका दो जीनोटाइप होगा। तो आप क्या करो कि अब हमको माने सिलेक्शन करना है प्योर लाइन डोमिनेंट प्लांट, इसका सिलेक्शन करना है कि ये प्योर होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको सिलेक्ट कर लो और इसको ड्वार्फ वाले को एलिमिनेट कर दो। फिर आप इसका क्रॉस कराओ, सेल्फिंग कराओ, फिर टॉल का सेल्फिंग कराओ, फिर टॉल से सेल्फिंग कराओ, फिर ये प्लांट अगर मान लो फिर उसका सीड को फिर बनाओ, सीड को ग्रो करवाओ, तो ये मान लो टॉल हुआ, सपोज करो इसमें ड्वार्फ भी आ गया कुछ, तो इसको फिर हटाओ। तो कंटिन्यूअस आप 7-8 जनरेशन तक इस तरह से करेंगे तो वहां ड्वार्फ का फैक्टर जो आपका है वो एलिमिनेट हो जाता है और जीरो मानते हैं हम लोग, ठीक है। और वो प्योर टॉल प्लांट कंसीडर किया जाएगा।
दैट इज कैपिटल टी आपका आ जाएगा। फिर आप इसका सेल्फिंग कराओगे 7 to 8 जनरेशन के बाद, तो ड्वार्फ नहीं आएगा, बार बार फिर क्रॉस कराओगे, फिर टॉल आएगा, फिर टॉल आएगा। इसका मतलब है टॉल का सेल्फिंग करा रहे हो, टॉल ही आ रहा है, तो ड्वार्फ वाला फैक्टर एलिमिनेट हो गया। तो ये सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन है। पहला काम आपका है, जो प्लांट जो एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हो जिस प्लांट से, वो प्योर होना चाहिए। ठीक, हमने कहा मेंडल्स का कहना ही था पेरेंटल शुड बी प्योर, F1 हाइब्रिड आएगा। F1 का सेल्फिंग कराएंगे तो F2 जनरेशन में रेशियो देखेंगे, ये पैटर्न को फॉलो करेंगे। और आपका जो एनसीईआरटी का लाइन है, ये देखिए, ये आपके एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, उसमें लिखा ट्रू ब्रीडिंग लाइन के बारे में इज वन हैविंग अंडरगॉन कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन, लगातार सेल्फ पोलिनेशन करा रहे हैं। हमने कहा ना 7 to 8 जनरेशन तक आपको कम से कम जाना पड़ेगा, तभी जाके उसका रिसेसिव का जो फैक्टर है वो 0 होगा। ठीक है, अंडरगो कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन दैट शोज द स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सिवरल जनरेशन तक। वो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस मतलब एक ही ट्रेट का इनहेरिटेंस हो रहा है और एक्सप्रेशन हो रहा है, बार बार टॉल एक्सप्रेस होने लगा है, टॉल का क्रॉस टॉल से गया टॉल आया, फिर टॉल क्रॉस टॉल से गया टॉल आया, माने सेल्फिंग करा रहे हैं और स्टेबल ट्रेट का इनहेरिटेंस हो रहा है, एक स्टेबल ट्रेट का इनहेरिटेंस हो रहा है और एक्सप्रेशन हो रहा है। ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है, तो ये हमने बताया कि सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट, ठीक है, पहला मेंडल्स का एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में। सेकेंड वन इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट। आपने क्या किया, माने क्रॉसिंग या मैटिंग ऑफ टू प्लांट्स ऑफ द डिसिमिलर जीनोटाइप, दो डिसिमिलर जीनोटाइप का क्रॉस कराना, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। आप इसलिए F1 को आपने क्या कहा, हाइब्रिड, F1 मस्ट बी हाइब्रिड। ठीक है, थर्ड इज द सेल्फ फर्टिलाइजेशन इन द हाइब्रिड प्लांट। ये जो हाइब्रिड बनाया इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, सेल्फिंग कराया, तो ये तो हम बता ही रहे हैं आपको, यही बात तो हम बता रहे हैं। ठीक है, मेंडल के पैटर्न में क्या है कि पेरेंटल प्योर होना चाहिए, तब कहते हैं PBL प्लांट, प्लांट ऑफ प्योर ब्रीडिंग लाइन। F1 को हाइब्रिड होना चाहिए और F1 को हाइब्रिड में उसका फिर सेल्फिंग कराएंगे तो F2 जनरेशन मिलेगा, F2 जनरेशन में ही हम रेशियो देखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है क्रॉसिंग टेक्निक। दिस इज इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर्स। आप क्या किए कि फ्लावर में जो आपका मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है, तो मेल पार्ट को आपने रिमूव कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर ये रहेगा तो आपका सेल्फ पोलिनेशन होगा, चांसेस है कि सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। आप नहीं चाहते हो सेल्फ पोलिनेशन कराना, आप अपने स्किल से पोलिनेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो उसको आप हटा देंगे। ठीक है, और बिफोर द एंथेसिस फ्लावरिंग के बर्ड्स का ओपनिंग हो रहा है, उसी के पहले उसको हटा देंगे। ऐसा नहीं कि मैच्योरिटी के बाद, ताकि वो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर ले और पोलिनेशन हो जाए, उसके बाद नहीं। एंथेसिस जो होगा, फ्लोरल बर्ड्स जो खुल रहा है उसके पहले ही उसको हटा देना है, उसी समय हटा देना है। ठीक है, इमैस्कुलेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंथर्स स्टेमन फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल है तब ना हटाएंगे, मेल और फीमेल दोनों रहेगा तब ना मेल को हटाएंगे। अब फ्लावर अगर यूनिसेक्सुअल है तो कोई टेंशन ही नहीं, विदाउट अफेक्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और द स्टेमन्स आर रिमूव्ड बिफोर एंथेसिस। कब? एंथेसिस के पहले, टू ऑब्टेन द फीमेल पेरेंट। अब ये आपका फ्लावर जो है ओनली फीमेल पेरेंट हो गया। ठीक, अब आप चाहोगे कि पोलन ग्रेन का पोलिनेशन कराना, तो जिस प्लांट के साथ इसका क्रॉस कराना चाहते हो, उसके फ्लावर से आप एंथर से पोलन ग्रेन लेके, है ना, इसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर आप डस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग जो ब्रश यूज करते हैं, कैमल हेयर ब्रश यूज करते हैं। ठीक है, काफी सॉफ्ट होता है ताकि डैमेज ना हो। ठीक है, इसको हम लोग इमैस्कुलेशन कहते हैं। क्या है इमैस्कुलेशन? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंथर्स। कब रिमूव करना है? कब रिमूव करना है? बिफोर एंथेसिस।
फ्लोरल बर्ड्स के खुलने के पहले। और बैगिंग क्या है कि अगर आपने इसका इमेस्कुलेशन कर दिया तो इन्वायरमेंट में कोई भी अनवांटेड पोलन ग्रेन आके इसको पॉलिनेट कर सकता है, ठीक है। और इसीलिए इसको आप बैग से, पॉलिथीन बैग या आप टिश्यू पेपर, इससे आप ढक दीजिए ताकि अनवांटेड पोलिनेशन, अनवांटेड पोलन, अनडिजायर्ड पोलन्स नहीं आ सके, ठीक है। तो इनक्लोजिंग ऑफ इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स बाय पॉलिथीन और टिश्यू पेपर बैग्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनडिजायर्ड पोलन्स, अनडिजायर्ड पोलन से बच जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस किए डायरेक्ट इनहेरिटेंस और मेंडलिज्म के, मेंडल्स के बारे में, अबाउट द मेंडल, मेंडल का एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और मेंडल का क्रॉसिंग टेक्निक आज हम डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduraisindia.com to join our live classes.